स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। क्लियर है? आज हम पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल? जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। आप सबको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। हमारे पृथ्वी पर भूमि, जल और हवा मौजूद है जो कि हमारी मानव के जीवन के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम भूमंडल कहते हैं। क्लियर है? भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। क्या क्या? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आप जान गए। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग पर जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी रहती है उन्हें हम गैस की परतें उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जिस पे पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल की सभी अवस्थाएं जैसे जल से क्या क्या बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित है। ठीक है, अब आइए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। क्लियर है? अब हम आइए डिस्कस करेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा, यह पर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिससे में जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये भूपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ठीक है, जिसे जीवों के लिए पोषक तत्व मिलता है या पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े अस्थिर भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के लिए महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चित्र 5.1 में हम अभी देखेंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हम चित्र भी देखेंगे। ये हमारा चित्र 5.1। अभी आपने पढ़ा कि एक दूसरे से ये सारे क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी से सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है क्या? ठीक है,
अब आइए हम महाद्वीप के बारे में पढ़ के जानते हैं महाद्वीप क्या है। ठीक है, महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका चित्र 5.1 में अभी देख के हम समझेंगे। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, अब एशिया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसपे हम सब रहते हैं। क्लियर है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमने पिछली चैप्टर में कर्क रेखा, मकर रेखा सब डिस्कस किया हुआ है, आप जाके उसे भी देखें। ठीक है, एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करती है। यूरोप में एशिया के संयुक्त भूभाग यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया से मिलकर आपका यूरेशिया बना हुआ। ठीक है, यूरोप एशिया का बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक तत्व वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है जो यूरोप है। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। क्लियर है, अब अफ्रीका के बारे में आइए जानते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। विस्तृत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चित्र आप फिगर देख के देखिए कि आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विस्तृत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान। चित्र इसी भी चित्र में है 5.1। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मैप तो आप पढ़िए समझिए, लेकिन ये जो पॉइंट है यहीं से सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं। जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो सब आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे और आप पढ़ लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने लिखा बताए हैं, आप लिख लेंगे ताकि उसे याद हो जाए। सीधे यहीं से क्वेश्चन आपको अपने सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा पता लगाइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विस्तृत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। क्लियर है, अब उत्तर अमेरिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला और दूसरा हम जान गए। अब उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका में एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसका पैमाना स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे पूर्व एवं पश्चिम में कौन 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। आप फिगर देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। क्लियर है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है।
जो कि पूरी तरह से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकता, वहाँ जीवन संभव नहीं है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संसाधन यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री हैं। ठीक है। अब हम जलमंडल पढ़ेंगे। जलमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप सबको पता है पृथ्वी पर 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। हमारे पृथ्वी पर जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आता। ठीक है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल से के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवर जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है। अब महासागर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगी, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये भी चित्र 5.1 में है। क्लियर है। प्रशांत महासागर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका ये चारों ओर स्थित हैं। चित्र को 5.1 में आप देखिए। ठीक है। तथा प्रशांत महासागर चारों ओर इन महाद्वीप की स्थिति का पता लगाइए। अब आइए देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसे पश्चिम किनारे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत तदुत्तरित है। यह अनियमित एवं तदुत्तरित तटरेखा प्रकृति पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से ये व्यस्त महासागर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पे है। ठीक है, भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर शेप में, इसके उत्तर भाग में एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका की उत्तर चोटी तथा
यूरोपी से घिरा हुआ है। अब हम आइए वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर चारों ओर गैस से एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों पे बांटा गया। इन परतों की सतह शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल है। क्लियर है। अब आइए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो साफ तथा सूक्ष्म हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल के सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों तथा पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी होने का कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्र में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पवन किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक समित भाग है। यह भाग जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ हम सब रहते हैं। यहाँ जीवों की बहुत बड़ी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के लिए जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों के मुख्यतः 2 भाग जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलुआ भाग मिट्टी के कटाव तेजी होने लगता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसे ढलुआ भाग मिट्टी पर कटाव तेजी से होने लगता है। जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल में इस सुनामी के कारण अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया। झील तथा नदियों में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जल को नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा गाड़ियां से उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। क्लियर है? ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको पढ़ के समझ लें। और आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 6 के। तब तक के लिए थैंक यू।